जाने माने जासूस ब्योमकेश बाबू क्लाइंट मीटिंग में शामिल होने के लिए अक्सर ओबेरॉय ग्रैंड होटल जाते हैं। एक बार वह होटल के कमरा नंबर 1004 में रुका। मुलाकात के बाद थक हारकर रात को अपने कमरे में सो जाता है। रात को जब ब्योमकेश सो रहा होता है तभी खिड़की से हल्की हवा आती है और उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसके बाद ब्योमकेश सपनों में डूब जाता है। उसे सपना आता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को पीट रहे हैं। एक गुंडा लड़की का सिर पकड़कर दीवार की तरफ फेंक देता है। लड़की का सिर दीवार के फोटो फ्रेम से टकरा जाता है और फ्रेम का शीशा टूटकर उसके सिर में घुस जाता है। लड़की बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। उसके हाथ में तितली के आकार का ब्रेसलेट है। सपने में उस लड़की का चेहरा तो साफ दिखाई देता है, लेकिन गुंडे का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। ब्योमकेश आगे देखता है कि एक गुंडा उसके पास आकर जोर से लात मारता है। फिर लड़की को कार की ड्राइवर की सीट पर रखता है और उसे पहाड़ से तालाब में फेंक देता है। उसके बाद उसे एक कमल का चिन्ह वाला गेट भी दिखता है। इस भयानक सपने को देखकर ब्योमकेश घबराकर उठ जाता है। उसने कमरे को गौर से देखा तो पाया कि उसके सपने में जो घटना घटी थी वह इसी कमरे में घटी थी। क्योंकि यह सिर्फ एक सपना होता है, वह इसे नजरअंदाज करके सो जाता है। अगली सुबह उठकर वह अपनी कार से घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में अचानक कार का इंजन गर्म हो जाता है और कार रुक जाती है। संयोग से कार तालाब के पास रुकती है। वह तुरंत बोतल में पानी लाकर इंजन में डाल देता है। अचानक वह आश्चर्य से सिर उठाता है और देखता है कि यह वही तालाब और पहाड़ है जो उसने स्वप्न में देखा था। ब्योमकेश की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह पहाड़ी वाले रास्ते पर जाकर उसी जगह खड़ा हो जाता है जहां से सपने में कार को तालाब में फेंका गया था। वह अपने सपने को पुष्टि करने के लिए तालाब के अंदर कूद जाता है। तालाब के अंदर खोजने पर उसे कार मिलती है, लेकिन उस कार में कोई लाश नहीं मिलती है। वह बाहर आकर पुलिस को सूचित करता है। पुलिस कार को तालाब से बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। ब्योमकेश कार के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उसे पता चलता है कि चर्च के एक फादर ने कार को देखकर बताया कि यह कार उसकी है, जो कुछ दिनों से गायब थी और उसके साथ उसकी बेटी प्रिया भी गायब है। वह अपनी बेटी की तस्वीर थाने में छोड़ गए थे। ब्योमकेश पुलिस से फोटो लेकर उत्सुकता के साथ फोटो को देखने लगता है, लेकिन यह फोटो उसके सपने वाली लड़की नहीं होती है। ब्योमकेश परेशान होकर सोचता है कि सपने में जो लड़की थी और ये प्रिया दोनों मिसिंग है। मेरे सपने में जो लड़की थी उसे इस कार में डालकर नदी में फेंका गया था और ये कार प्रिया की है। जरूर इन दोनों लड़कियों में कुछ कनेक्शन है। वह फादर से मिलने चर्च जाता है और फादर से प्रिया के बारे में पूछता है। फादर ने बताया कि प्रिया जब यहाँ आई थी तब वह 4 साल की थी, यहीं पली भी और पढ़ाई की। वह कार चर्च की है, जरूरत पड़ने पर ले जाया करती थी। ब्योमकेश प्रिया का कमरा देखना चाहता था, लेकिन फादर ने कहा कि उसे क्लासरूम बना दिया गया है। ब्योमकेश को फादर पे शक होता है। तभी ब्योमकेश उसके मामा का वीडियो कॉल रिसीव करता है और उसके मामा उसका हालचाल पूछने लगते हैं। बात करते करते अचानक ब्योमकेश कुछ देखकर चौंक जाता है और कार से सीधे अपने मामा के घर पहुंच जाता है। दीवार पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करते हुए वह अपने मामा से इस चिन्ह के बारे में बताने के लिए कहता है। उसके मामा का कहना है कि यह निशानी एक स्थानीय अखबार का है जो आजकल बंद हो चुका है, और उसके मामा उसे प्रिंटिंग प्रेस का पता देते हैं।
उस प्रिंटिंग प्रेस के एड्रेस में पहुंचकर ब्योमकेश हूबहू कमल का चिन्ह का गेट देखता है जो उसे सपने में भी दिखा था। प्रिंटिंग प्रेस काफी दिनों से बंद पड़ा था तो बहुत धूल और अंधेरा था। ब्योमकेश इधर उधर कुछ सुराग खोजने लगता है और एक पेपर के बंडल से टकरा जाता है। वह एक पेपर उठाकर देखता है तो वह कोरा होता है। हताश होकर उस पेपर को पलटकर देखता है तो उसमें उसको सपने वाली लड़की की तस्वीर देखता है। आखिरकार ब्योमकेश को सपने वाली लड़की के बारे में कुछ सुराग मिला और विश्वास हो जाता है कि उसका सपना एक सच्ची घटना है। वह पेपर एक मिसिंग पोस्टर था जिसमें उसका नाम नीलम था। उसमें एड्रेस भी था। ब्योमकेश बिना समय गवाए उस पते पर पहुंच गया। ब्योमकेश उस एड्रेस में पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर से एक व्यक्ति दरवाजा खोलते हुए बोलता है, कौन है? ब्योमकेश पूछता है, क्या आप नीलम के पिताजी हैं? नीलम का नाम सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी के भाव आ जाता है और ब्योमकेश का स्वागत करता है। दुखी आवाज में बोलता है, मुझे पता था मेरी बेटी नीलम का पता चल जाएगा, और आनन फानन में कमरे को साफ करने लगता है। इतना देखकर ब्योमकेश बोलता है, मैं भी नीलम को ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर नीलम के पिता उदास हो जाते हैं। ब्योमकेश कहता है कि क्या मैं नीलम का कमरा देख सकता हूं? उसका कमरा देखकर पता चलता है कि वह बहुत पढ़ी लिखी है। उसके कमरे से उसे एक फोटो मिलता है। फोटो में एक बच्ची उसके साथ में थी। वह फोटो को रख लेता है। उसके पिता बोलते हैं कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जॉब पसंद न आने के कारण जॉब छोड़ दी थी। वह 6 अक्टूबर को ओबेरोई ग्रैंड होटल में रूरल डेवलपमेंट इवेंट को अटेंड करने गई थी और तब से वो गायब है। ब्योमकेश तुरंत होटल जाता है और रूम 1004 के बारे में पूछता है कि 6 अक्टूबर की रात में इस रूम में कौन रुका था। उसे पता चलता है कि उस दिन वो रूम खाली था। होटल का मैनेजर इनकी बातों को चुपके से सुन लेता है और वो किसी टोनी नाम के गैंगस्टर को फोन लगा के बोलता है कि कोई रूम 1004 के बारे में पूछ रहा है। टोनी आग बबूला हो जाता है और कहता है, कौन है वो हरामी जो ये तहकीकात कर रहा है? मैनेजर बोलता है, डिटेक्टिव ब्योमकेश। इधर ब्योमकेश सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करता है, पर यह घटना 8 महीने पुराना था और फुटेज नहीं था। रिसेप्शनिस्ट कहता है, इत्तेफाक से उस इवेंट का रॉ फुटेज भी कैमरा मैन ने लिया था। कैमरा मैन बोलता है, अभी उसे रॉ फुटेज नहीं मिल रहा है और जब मिलेगा तो कॉल करेगा। ब्योमकेश अपने घर चला जाता है। घर में ब्योमकेश उस फोटो को जो उसे नीलम के घर में मिला था उसे देखता है। उस फोटो में स्कूल का नाम होता है। अगली सुबह वह स्कूल जाता है और स्कूल के प्रिंसिपल को फोटो दिखाते बोलता है कि क्या आप इन दोनों को जानते हैं? प्रिंसिपल नया होता है तो वह टीचर गुप्ता जी को देखने के लिए बोलता है। गुप्ता जी बोलते हैं, ये तो नीलम है और बच्ची का नाम प्रभा है। नीलम स्कूल में 2 महीने तक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम की थी और अचानक स्कूल आना बंद कर दिया। बच्ची प्रभा के परिवार यह शहर छोड़ के कहीं चले गए हैं। यहां से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिला। तभी उसे होटल से कॉल आता है कि इवेंट का फुटेज रिकॉर्डिंग मिल गया। ब्योमकेश होटल की तरफ जाता है। इधर स्कूल का प्रिंसिपल टोनी गैंगस्टर को फोन लगा के बोलता है कि कोई स्कूल आया था और नीलम प्रभा के बारे में पूछ रहा था। टोनी आग बबूला हो जाता है और कहता है, मैं देखता हूं उसे। ब्योमकेश जब अपनी कार से होटल जा रहा था तो अचानक एक ट्रक उसके कार को जोर से टक्कर मार देती है और कार पेड़ में जाकर टकरा जाती है। किसी तरह अपने आप को बचाकर ब्योमकेश होटल पहुंचकर फुटेज देखता है। फुटेज से पता चलता है कि इवेंट में नीलम आई हुई है।
कोई आदमी आता है और उससे बात कर रहा है। कुछ देर बाद नीलम उस आदमी के साथ चली जाती है। होटल स्टाफ बताता है इस आदमी का नाम कुमार है, जो कि भावना फाउंडेशन का चेयरमैन है। फुटेज को आगे पीछे देखने पर प्रिया भी नजर आती है, जो दूर खड़ी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। फुटेज को देखकर ब्योमकेश को विश्वास हो जाता है कि प्रिया और नीलम में कुछ तो कनेक्शन है, और वो चर्च के फादर से मिलने चला जाता है। चर्च से पता चलता है कि फादर आज रात को इटली जा रहे हैं और वो एक गेस्ट हाउस में रुके हैं। ब्योमकेश फादर से मिलने गेस्ट हाउस जाता है और वहां फादर को सामान के साथ रूम से बाहर निकलते देखता है। ब्योमकेश को देखकर फादर घबरा जाते हैं। ब्योमकेश पूछता है, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा फादर? तभी प्रिया कमरे से बाहर निकलती है। उसे देखकर ब्योमकेश आश्चर्य हो जाता है। फादर कहते हैं, यह सब मैंने प्रिया के लिए किया, जिसे मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी जान बचाने के लिए इसे शहर से बाहर भेजने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब तुम इसे ढूंढते हुए चर्च तक आ पहुंचे तब मैं समझ गया कि यह मामला इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है। अगर वो जान गए कि प्रिया जिंदा है तो इसे जान से मार डालेंगे, इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए आज इटली भेज रहा हूं। तभी एक गोली फादर के मस्तक को पार करते हुए निकलती है। फादर वहीं मर जाते हैं। प्रिया यह देखकर डर जाती है और रोने लगती है। अचानक टोनी गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ फादर, प्रिया और ब्योमकेश को खत्म करने के लिए आ जाते हैं। चारों तरफ गोलियों की बौछार होने लगती है। ब्योमकेश प्रिया को लेकर वहां से भागने लगता है। उसकी और टोनी के गुंडों से बहुत लड़ाई होती है और आखिरी में वह प्रिया को बचाकर भाग जाता है। ब्योमकेश प्रिया से नीलम के बारे में सारी बात बताने को कहता है। प्रिया बोलती है, हमारे गांव के सरकारी स्कूल में जब मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए गई थी तब मैं पहली बार नीलम से मिली। नीलम बच्चों को कंप्यूटर क्लास पढ़ा रही थी। मुझे देखकर हाय कहा और हम दोनों में जान पहचान हुई। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर गांव की हर एक इंसान के साथ सबके दिल में उसने अपनी एक जगह बना ली। फिर एक दिन स्कूल में मेडिकल कैंप लगा और पता ही नहीं चला कि कब हम लोग उस मेडिकल कैंप का हिस्सा बन गए। मेडिकल कैंप में जब मेडिकल ऑफिसर आया तो वहां की व्यवस्था देखकर गुस्सा हो जाता है और स्टाफ से कहता है कि कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कैंप का मजाक बनाकर रखा हुआ है और वह वहां से चला जाता है। एक दिन जब हम काम कर रहे थे तो नीलम की नज़र एक बच्ची पर पड़ी जो अपनी उम्र से ज्यादा काम कर रही थी। उसका नाम प्रभा था। नीलम और प्रभा की अच्छी दोस्ती हो गई। प्रभा बताती है कि वह बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। अगले दिन सभी बच्चों को मलेरिया का वैक्सीन लगाना था और प्रभा इसे लगाने से मना कर रही थी। प्रभा बोली, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। नीलम प्रभा को समझाती है कि तुम्हें बड़े होकर इंस्पेक्टर बनना है और तुम इंजेक्शन से डर रही हो। वो कहती है कि लाओ मैं खुद तुम्हें वैक्सीन दूंगी ताकि तुम्हें कोई दर्द ना हो। इस तरह नीलम प्रभा को इंजेक्शन लगाती है। अगले दिन प्रभा स्कूल नहीं आती है तो नीलम प्रभा के घर जाकर पता करती है। नीलम देखती है कि प्रभा के शरीर पर बहुत सारे दाग आ गए हैं। वह तुरंत प्रभा को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में देखती है कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे इलाज कराने आए हुए होते हैं। अचानक प्रभा की तबीयत खराब हो जाती है और प्रभा नीलम के हाथों में दम तोड़ देती है। इस घटना ने नीलम की जिंदगी बदल दी। अचानक उसे मेडिकल ऑफिसर की बात याद आती है, जो मेडिकल कैंप की व्यवस्था से खुश नहीं था। नीलम स्कूल जाके वैक्सीन बोतल का सैंपल कलेक्ट करके उसे लैब में भेज देती है। लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ वैक्सीन बोतल मलेरिया के वैक्सीन है और कुछ नहीं।
सारे सबूत को लेकर वो स्कूल मास्टर के पास जाती है। स्कूल मास्टर की अगली सुबह हत्या हो जाती है और रिपोर्ट गायब रहता है। प्रिया नीलम से कहती है कि इस मामले को यही छोड़ दो और तुम अपने घर चली जाओ। नीलम कहती है कि कैसे चली जाऊं? प्रभा तो इंजेक्शन लगाना भी नहीं चाहती थी और मैंने ही उसे इंजेक्शन लगाया। स्कूल के बहुत सारे बच्चे मर गए। मैं मरते दम तक लड़ूंगी। उसकी जिद देखकर प्रिया ने अपने दोस्त को फोन किया जिसका पहचान मिनिस्टर लोगों में है। उसने कहा कि आज वह ओबेरोई ग्रैंड होटल शाम को 7 बजे एक इवेंट में आ रहा है, तो तुम लोग भी आ जाओ। प्रिया और नीलम होटल समय पर पहुंच गए। प्रिया नीलम को इवेंट में छोड़कर बाहर आ जाती है और अपने फ्रेंड को फोन करती है। फोन करने से पता चला कि उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और वह इवेंट में नहीं आ रहा है। जब प्रिया वापस आती है तो नीलम इवेंट में नहीं रहती है। प्रिया नीलम को खोजने लगती है और देखती है कि कुछ गुंडे उसके कार को ले जा रहे हैं और प्रिया को खोजकर मारने की बात कर रहे हैं। प्रिया डर जाती है और वहां से भाग जाती है। ब्योमकेश अब भावना फाउंडेशन के चेयरमैन कुमार के घर जाता है और उसे नीलम के साथ हुए हादसे के बारे में पूछता है। पहले तो कुमार कुछ नहीं बोलता, लेकिन 2-4 थप्पड़ मारने के बाद सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। कुमार कहता है कि उस दिन इवेंट में वह नीलम के पास गया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुमार नीलम को कमरा नंबर 1004 में ले जाता है और चाय कॉफी ऑफर करता है। कुछ देर बाद एक मेडिकल कंपनी का मालिक रघु राठौर आता है। उसके साथ टोनी और कुछ गुंडे भी थे। टोनी नीलम से बैग छीनता है और एक थप्पड़ मारता है। नीलम गिरकर ड्रेसिंग टेबल से टकरा जाती है और उसके सर से खून निकलता है। उसके बैग से मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पेशेंट आईडी निकालता है और कहता है कि यह सब बाहर आता तो हम सबको जेल हो जाता। मेडिकल कंपनी का मालिक रघु नीलम से कहता है, मेरे मेडिकल कंपनी में मेरे करोड़ों रुपए लगे हैं, मैं एक नई वैक्सीन बना रहा हूं। मैं भावना फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठन से मिलकर छोटे छोटे स्कूल में मेडिकल कैंप लगाकर वैक्सीन को टेस्ट करवाता हूं। रघु राठौर आगे बोलता है कि ये गरीब लोग होता ही है क्या, इनकी जिंदगी में क्या फायदा उनकी जिंदगी का, कम से कम मैं उनको एक इज्जत की मौत तो देता हूं। रघु टोनी से पूछता कि 6 महीना पहले कितने लोगों मरे थे। टोनी बोलता है 40 लोग मरे थे। रघु नीलम से बोलता है, तुम्हें क्या लगा डेंगू से मरे थे? यह सब मैंने करवाया है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 1 साल बाद यह दवाई मार्केट में आएगी तो हमें और टेस्ट करने पड़ेंगे और लाशें बिछेंगी, पर तू यह सब नहीं देख पाएगी। रघु टोनी से बोलता है, इसे मार दो और सारे सबूत मिटा दो। इतना बोल के रघु चला जाता है। टोनी नीलम का सर दीवार के फोटो फ्रेम में दे मारता है और फ्रेम के कांच चकनाचूर होकर नीलम के सर पर घुस जाते हैं। नीलम बुरी हालत में जमीन पर गिर जाती है, उसके सर से खून निकलने लगता है। टोनी नीलम को जान से मार देता है। टोनी अपने आदमी से कहता है कि कार को तालाब में फेंक दो और इसकी दोस्त प्रिया को खोज के मार दो। फिर टोनी नीलम को उठाकर होटल के अंडर कंस्ट्रक्शन जगह पर ले जाके गाड़ देता है और रूम को क्लीन कर देता है। ब्योमकेश पुलिस को सारी बातें बताकर उस जगह की खुदाई करवाता है और उसे नीलम की कंकाल मिलता है। ब्योमकेश बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे कंकाल के हाथ में तितली के आकार का ब्रेसलेट दिखता है। उसे वह ले लेता है। इस ब्रेसलेट को उसने अपने सपने में देखा था। उसे ब्रेसलेट से एक हिडन पेन ड्राइव मिला जिसमें सारे सबूत थे। उस सबूत से पुलिस ने रघु और टोनी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।
इस तरह नीलम की कुर्बानी और ब्योमकेश की बहादुरी से मेडिकल माफिया पकड़ा गया। ब्योमकेश जब रात में सोता है तो नीलम उसके सपने में आती है और एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान के साथ ब्योमकेश को देखती है, मानो वह उसे धन्यवाद कर रही हो, और नीलम हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।